बाकी द ग्रैपलर पार्ट 10। यूजिरो हान्मा की पीसफुल नींद का राज और उसका सबसे बड़ा डर। एंड शहर में आया हुआ एक नया फाइटर कुरेहा शिनोगी, जिसकी फाइट आगे चलकर बाकी हान्मा से होगी। हम देखते हैं यूजिरो हान्मा को, जो कि एक रेसलिंग डोजो में घुसकर सभी प्रो रेसलर की अकेले ही पिटाई कर देता है। इसके बाद यूजिरो जब यहाँ से जाने लगता है, तब इस डोजो का रेसलिंग कोच पुलिस को कॉल करते हुए कह रहा होता है, हेलो पुलिस, मुझे एक खूंखार आदमी के बारे में कंप्लेंट करनी है। खैर यहाँ पर रेसलिंग कोच की ये बात सुनकर पीछे से यूजिरो कहता है, कोच साहब, आखिर तुम पुलिस से क्या कहोगे? सर, हमारे डोजो के सभी फाइटर्स को सिर्फ एक ही आदमी ने पेल दिया। हाहा, क्या होगा जब ये बात मीडिया वालों को पता चलेगी? तुम्हारे डोजो की क्या ही इज्जत रह जाएगी। खैर यहाँ पर जब डोजो की इज्जत की बात आती है, तब रेसलिंग कोच तुरंत ही फोन काट कर नीचे रख देता है। जिसके बाद यूजिरो हान्मा मुस्कुराते हुए यहाँ से अपनी लग्जरी कार से होटल की ओर जाने लगता है। इसके बाद लग्जरी होटल के एक फ्लैट में हम यूजिरो हान्मा को अपना प्रीमियम खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ उसके सामने टेबल पर कम से कम 10 लोगों का खाना रखा होता है। यूजिरो सबसे पहले खाता है अपने सामने रखे हुए 2 किलो मीट को। इसके बाद वो पी जाता है एक पूरी वाइन की बोतल। जिसके बाद हमें आती है यूजिरो हान्मा के सिर्फ खाना चबाने की काफी सारी आवाजें, और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि यूजिरो हान्मा टेबल पर रखा हुआ पूरा का पूरा खाना खा चुका होता है। यूजिरो मुंह साफ करते हुए वेटर से कहता है, सुनो, अब तुम ये खाली प्लेटें लेकर जा सकते हो। मगर वेटर के मन में कुछ बात होती है, जो वो यूजिरो से कहता है, सर, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। मिस्टर हान्मा सर, नीचे होटल में कोई आदमी आपके साथ खाना खाने के बारे में बातें कर रहा था, मगर जब तक हम जान पाते वो आदमी कौन था, वो तब तक वहाँ से जा चुका था। जिस पर यूजिरो कहता है, तुम नहीं जानते वो कौन था? चलो छोड़ो, अब मैं सोने जा रहा हूँ, ध्यान रखना मेरे कमरे में कोई ना आना पाए। इसके बाद हम देखते हैं यूजिरो हान्मा अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। वहीं पर 2 वेटर खाली प्लेटें उठाते हुए कहते हैं, हमने ये खाने की टेबल को पूरे 10 लोगों के लिए सेट किया था, मगर ये आदमी अकेले ही पूरा खाना खा गया। आखिर ये आदमी है कौन? अबे पागल, मुझे कैसे पता होगा वो कौन है? हम देखते हैं यूजिरो हान्मा अपने रूम में हाथ और पैर फैलाकर शांति से सो रहा होता है। जिस वक्त यूजिरो अपने सपने में उन सभी फाइटर्स के चेहरे को देख रहा होता है जिन्हें उसने बुरी तरह से पीट दिया था। यूजिरो सपने में देखता है कि कैसे उसने एक फाइटर की आंखों को बाहर निकाल दिया था, कैसे एक फाइटर के एक पंच से सारे दांत टूट गए थे और एक फाइटर तो एक ही पंच से बेहोश हो गया था। यूजिरो के सपने में यहाँ वो सभी फाइटर्स दिख रहे होते हैं जिन्हें पीटने में यूजिरो हान्मा को काफी ज्यादा मजा आया था। इसीलिए यूजिरो हान्मा यहाँ पर नींद में भी मुस्कुरा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से होता ये है, यूजिरो को अपने फ्लैट के दरवाजे पर कोई पावरफुल आदमी महसूस होने लगता है। इसीलिए हम देखते हैं यूजिरो हान्मा तुरंत ही जागकर धीरे धीरे अपने दरवाजे की ओर जाने लगता है। यूजिरो हान्मा को दरवाजे के उस पार एक पावरफुल प्रेजेंस महसूस हो रही होती है, जिस पर यूजिरो कहता है, हे मैं अपने हड्डियों में इस आदमी को महसूस कर सकता हूँ। शायद दरवाजे के उस पार डोप्पो उरोची हो सकते हैं, या फिर कोई उससे भी ज्यादा ताकतवर। यूजिरो हान्मा अपने दरवाजे के हैंडल को घुमाकर दरवाजे को खोलने लगता है, मगर बाहर खड़ा हुआ कोई इंसान इस दरवाजे के हैंडल को दूसरी ओर घुमाकर खोलने से रोक रहा होता है। जिस पर यूजिरो जोर लगाते हुए कहता है, वो आदमी बाहर से हैंडल को घुमाते हुए रोक रहा है, उसके हाथों की ग्रिप तो काफी ज्यादा मजबूत लग रही है, शायद वो काफी ज्यादा ताकतवर होगा। यहाँ पर यूजिरो हान्मा से ये दरवाजा नहीं खुलता। इतने में ही बाहर खड़ा हुआ वो मिस्टीरियस आदमी कहता है, यूजिरो हान्मा। जिस पर यूजिरो भी हैरानी में कहता है, कौन हो तुम? लेकिन तभी होता ये है, बाहर से वो मिस्टीरियस आदमी अचानक से दरवाजे पर जबरदस्त हमला करने लगता है, जिससे इस दरवाजे में एक बड़ा सा गड्ढा सा हो जाता है। जिस पर हैरान होते हुए यूजिरो कहता है, उसने इस मोटे लोहे के दरवाजे को भी मोड़ दिया। बाहर खड़ा हुआ वो मिस्टीरियस आदमी इस बीच और भी काफी सारे अटैक्स इस दरवाजे पर करता है, जिससे इस मेटल के दरवाजे में और भी काफी सारे गड्ढे हो जाते हैं, जिसे देखकर यूजिरो भी मुस्कुराते हुए
अपनी एक जबरदस्त किक से इस दरवाजे पर हिट करता है, जिससे वो पूरा दरवाजा ही टूटकर बाहर निकल जाता है। जिसके बाद तुरंत ही यूजिरो बाहर निकलकर देखता है कि वो मिस्टीरियस आदमी है कौन, मगर यूजिरो के चारों ओर देखने के बाद भी उसे यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद यूजिरो जब यहाँ के लिफ्ट के दरवाजे को खुला हुआ देखता है, तब वो समझ जाता है कि वो मिस्टीरियस आदमी यूजिरो को उल्लू बनाकर यहाँ से भाग चुका है, जिसकी वजह से यूजिरो को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा भी आता है। लेकिन यूजिरो हानमा तुरंत ही अपने गुस्से को शांत करते हुए कहता है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। इसके बाद हम सीधा पहुंचते हैं टोकुगावा के घर पर, जहां टोकुगावा बाकी से एक नए फाइटर के बारे में बात करते हुए कहते हैं, बाकी हानमा, जिस दिन तुम्हारे फादर यूजिरो हानमा की फाइट डोपोरोची से होगी, क्या उस दिन तुम एक नए फाइटर से फाइट कर सकते हो? मैंने तुम्हारे लिए एक खतरनाक अपोनेंट ढूंढ लिया है। वो अपोनेंट दूसरे फाइटर की तरह बिल्कुल भी नहीं है, बाकी तुम पहले होगे जो उसकी अजीब सी मार्शल आर्ट को एक्सपीरियंस करने वाले हो। जिस पर बाकी क्यूरियस होते हुए कहता है, एक अजीब से मार्शल आर्ट्स वाला फाइटर मिस्टर टोकुगावा, अब ये मत कहना कि नासा के द्वारा किसी पकड़े हुए एलियन से मुझे फाइट करनी है। जिस पर टोकुगावा हंसते हुए कहते हैं, हाँ बाकी हम तो उसके लड़ने के तरीके को मार्शल आर्ट भी नहीं कह सकते। जिस पर बाकी कहता है, मिस्टर टोकुगावा, आपको ये बात करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, बताओगे नहीं वो फाइटर कौन है? जिस पर टोकुगावा कहते हैं, मैं नहीं बताऊंगा, वैसे जब वो तुम्हारे सामने होगा तब तुम्हें पता लग ही जाएगा वो आदमी कौन है। हाँ, अब तक तो यूजिरो हानमा और डोपोरोची ने भी उसको सेंस कर लिया होगा। खैर, इसके बाद हम रात के टाइम पहुंचते हैं एक सर्कस के ग्राउंड में, जहां पर काफी सारे जानवर पिंजरों में चादरों के अंदर ढके हुए कैद रखे होते हैं। तभी यहाँ पर एक लंबे बाल वाला मिस्टीरियस आदमी आ जाता है, जो कि यहाँ पर रखे हुए पिंजरों को खोलकर उनके अंदर के जानवरों को देखने लगता है। सभी पिंजरों को देखते देखते ये मिस्टीरियस आदमी एक व्हाइट टाइगर के पिंजरे के सामने पहुंच जाता है। इस व्हाइट टाइगर को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये कोई सर्कस का जानवर नहीं है, बल्कि इस टाइगर को तो जंगलों से अभी अभी पकड़कर लाया गया होगा। इसी वजह से हम देखते हैं कि ये व्हाइट टाइगर काफी ज्यादा खूंखार है, जिसे सिर्फ बाहर से ही देखना अलाउड होगा। खैर, इसके बाद होता ये है, ये लंबे बाल वाला मिस्टीरियस आदमी इस व्हाइट टाइगर के पिंजरे को खोल देता है, जिसकी वजह से व्हाइट टाइगर पहले तो काफी ज्यादा हैरान होता है कि उसने ये पिंजरे को क्यों खोला, मगर इसके बाद वो व्हाइट टाइगर घुर्राते हुए आगे बढ़ने लगता है और अचानक से उस मिस्टीरियस आदमी पर हमला कर देता है, जिसके जवाब में वो मिस्टीरियस आदमी भी हमला झेलने के लिए तैयार हो जाता है। खैर, अचानक से यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। सुबह हम देखते हैं यहीं पर पुलिस वाले इस सर्कस ग्राउंड में आ चुके होते हैं, जो कि यहाँ पर व्हाइट टाइगर के गायब होने की वजह से आए होते हैं। सर्कस का ओनर यहाँ पर डिटेक्टिव से कहता है, सर मुझे याद है मैंने रात में सभी पिंजरों को बंद कर दिया था शायद। जिस पर डिटेक्टिव भी कहता है, क्या कहा शायद? इसका मतलब क्या है? क्या तुमने 400 किलो के टाइगर के पिंजरे को लॉक करते वक्त ध्यान नहीं दिया था? यहाँ पर सर्कस का ओनर अच्छे से डिटेक्टिव को सारी बातें समझाता। इससे पहले एक पुलिस वाले को पुलिस स्टेशन से कॉल आ जाता है, जिस कॉल पर वो पुलिस वाला कहता है, क्या कहा आपने? टाइगर को मरी हुई हालत में पाया गया? आखिर ये कैसे हुआ? कोई 400 किलो के टाइगर को कैसे मार सकता है? 400 किलो के टाइगर की मरे हुए हालत में पाए जाने की बात पर डिटेक्टिव और सर्कस ओनर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है शिनशिनकाई डोजो के बाहर, जहां पर हम काफी सारी भीड़ और पुलिस वालों को इकट्ठा होते हुए देखते हैं, जिस भीड़ में काफी सारे मीडिया के रिपोर्टर्स भी आए होते हैं। क्योंकि यहाँ पर हुआ ऐसा था कि सुबह सुबह शिनशिनकाई डोजो के बाहर एक मरा हुआ 400 किलो का व्हाइट टाइगर पाया गया था, जिस टाइगर को किसी ने बुरी तरह से गर्दन तोड़कर मार दिया होता है। यहाँ पर डोपोरोची मरे हुए टाइगर को देख रहे होते हैं। तभी एक पुलिस वाला यहाँ पर कहता है, डायरेक्टर डोपो, क्या ये जानवर किसी ट्रक से टकराकर मरा होगा? जिस पर डोपोरोची कहते हैं, नहीं, इस टाइगर को किसी ने अपने हाथों से मारा होगा, बल्कि इस जानवर पे तो किसी भी तरह की स्ट्राइक भी नहीं की गई होगी। यहाँ देखो, इसकी गर्दन पर इसे किसी ने गर्दन मोड़कर जान से मारा होगा।
खैर डोपोरोची की ये बातें सुनकर डोपोरोची का एक स्टूडेंट चिल्लाते हुए कहता है, मास्टर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, सिर्फ आप ही हो जो इस तरह के किसी टाइगर को मार सकते हो। जिस पर डोपोरोची उस स्टूडेंट से कहते हैं, बच्चे उल्लू वाली बातें मत करो, इस दुनिया में एक इंसान ऐसा भी एग्जिस्ट करता है जिसने 700 किलो के खूंखार भालू को अपने हाथों से मार दिया था। इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ कोई और भी हो जो इस तरह अपने हाथों से एक जानवर को मार सकता है। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम उसी लंबे बाल वाले आदमी को देखते हैं जिसने व्हाइट टाइगर को अपने हाथों से मारा होगा। हम देखते हैं ये आदमी हांफते हुए रनिंग करते हुए एक मेडिकल हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जिसके बाद हॉस्पिटल में हमें पता चलता है कि ये आदमी इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर है जिसका नाम है कुरेहा शिनोगी, जिसने एनाटॉमी डॉक्टरी में एक महारत हासिल कर रखी है। यहाँ पर एक नर्स कहता है, डॉक्टर रात में मैंने आपको कॉल किया था, आप आखिर कहाँ पर थे? जिस पर कुरेहा शिनोगी कहता है, माफ करना मैं बस छोटे मोटे शिकार पर गया था। कुरेहा शिनोगी की बात से हमें पता चलता है कि उस व्हाइट टाइगर को कुरेहा शिनोगी ने ही मारा होगा। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि कुरेहा शिनोगी एक ऑपरेशन रूम में पहुंच जाता है जहां पर एक मरीज के कैंसर ट्यूमर का इलाज चल रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कुरेहा शिनोगी अपने दोनों हाथों में लेता है ब्लेड्स, जिसके बाद कुरेहा शिनोगी बहुत ही तेजी से उस मरीज के एब्डोमेन हिस्से से उन कैंसर सेल्स को और बड़े से कैंसर ट्यूमर को निकालने लगता है। खैर इस बीच हम देखते हैं कुरेहा शिनोगी ने कैंसर के मरीज का इलाज कुल 1 घंटे के अंदर ही कर दिया होता है। जिसके बाद यहाँ पर डॉक्टर नेगी कहते हैं, लड़कों तुमने ध्यान से देखा ना, अभी अभी आप सभी लोगों ने जिस टेक्निक को देखा उसे सिर्फ डॉक्टर कुरेहा शिनोगी परफॉर्म कर सकते हैं, जिन्होंने 20 साल की उम्र में ही एनाटॉमी की पढ़ाई पूरी कर ली थी। और एनाटॉमी ऑपरेशन करने में डॉक्टर कुरेहा इतने ज्यादा माहिर हैं कि इसी वजह से तुम लोग देख सकते हो कि उन्होंने इस मरीज के अंदर से 1 घंटे के अंदर ही ट्यूमर को बाहर निकाल दिया। खैर जब कुरेहा शिनोगी अपने मरीज का इलाज कर रहा था तब उसका भाई कोसो बाकी के बारे में बातें करते हुए कहता है, बड़े भाई मुझे बाकी हानमा से कोई भी दुश्मनी नहीं है। बड़े भाई आप सुन तो रहे हो ना, क्या आप सीरियस तो हो ना कि आप बाकी हानमा से फाइट करने वाले हो? मगर इस बीच कुरेहा शिनोगी कोसो शिनोगी का एक भी बात का जवाब नहीं देता। मगर इलाज खत्म होने के बाद कुरेहा अपने भाई से बात करता है और वो सीधा इस हॉस्पिटल के एक जिम में पहुंच जाता है, जहाँ जिम में हम देखते हैं कि कुरेहा शिनोगी 30 डिग्री इंक्लाइंड लेग प्रेस मशीन पर 500 किलो वेट के साथ लेग प्रेस मारने लगता है, जिसे देखकर जिम के बंदे भी कहते हैं, हियर वी गो अगेन। डॉक्टर शिनोगी की अल्ट्रा ट्रेनिंग, आज तो वो पूरे 500 किलो से लेग प्रेस मार रहा है, उनका तो ये रोज का ही रूटीन है। खैर यहाँ पर 500 किलो की लेग प्रेस मारते वक्त कुरेहा अपने भाई से बाकी हानमा के बारे में बात करते हुए कहता है, कोसो मेरे भाई मैं तुम्हारा बदला लेने के लिए बाकी से फाइट नहीं कर रहा, मैं तो बस अपनी एनाटॉमिकल मार्शल आर्ट्स का ट्रायल करना चाहता हूँ। जैसे तुमने अपनी कॉर्ड कटिंग टेक्निक को मास्टर किया था उसी तरह से अब मैं अपनी स्किल्स को मास्टर कर चुका हूँ और उन्हें किसी एक इंसानी बॉडी पर आजमाना चाहता हूँ। दी परफेक्ट बॉडी किसे कहते हैं? जिस इंसान के अंदर एक हैवीवेट बॉक्सर की एक्सप्लोसिव पावर हो, जिसके शरीर के अंदर एक स्प्रिंटर के जैसी मोबिलिटी हो, जिस शरीर के अंदर एक रेसलर के जैसा लचीलापन हो और जिसके शरीर के अंदर मैराथन रनर के जितना स्टेमिना और सहनशीलता क्षमता हो। जिसके बाद कुरेहा अपना शरीर दिखाते हुए कहता है, एक ऐसा शरीर जिसके अंदर ये सभी गुण हो, वो एक ऐसे ग्रैपलर से फाइट करे जो खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर मानता है। कोसो क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो? तब क्या होगा जब मेरी बाकी हानमा से फाइट होगी? कुरेहा शिनोगी की बॉडी देखते हुए कोसो सोचते हुए कहता है, अगर आप बदले की भावना से बाकी से फाइट नहीं कर रहे तब तो ठीक है, वैसे भी मैं देख सकता हूँ बड़े भैया आपका शरीर ह्यूमन लिमिट्स को पार कर चुका है और आप तो मेरी कॉर्ड कटिंग टेक्निक से भी कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुके हो। लेकिन भैया ध्यान रखना बाकी हानमा कोई आम इंसान नहीं है।
खैर इसके बाद हम अचानक से इस जिम में हम एक टॉप क्लास विदेशी रेसलर को देखते हैं, जो कि कुरेहा की इन बातों को सुनकर सामने आते हुए कुरेहा से कहता है, लड़की जैसे दिखने वाले डॉक्टर, मैंने सुना है तुम जापान के वो आदमी हो जो पावर लिफ्टिंग में टोटल पूरा 1 टन वजन उठा सकता है। हाँ, एक बार मुझसे भिड़ के देख ले, मैं तुझसे ज्यादा भी वजन उठा सकता हूँ। खैर यहाँ पर हम देखते हैं इस रेसलर का पूरा चैलेंज वजन उठाने के लिए होता है, मगर कुरेहा उसकी बातों पर कहता है, ओए विदेशी रेसलर, तुमने अपना पूरा शरीर सिर्फ वजन उठाने के लिए बना रखा है, इसके अलावा तुम्हें शरीर की मोबिलिटी और फंक्शनैलिटी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तुम कितने उल्लू टाइप के रेसलर हो। हा, और जिस तरह से मैं देख सकता हूँ तुमने अपना शरीर मोटा कर रखा है, इससे तो बस तुम मुझसे थक कर ही हार जाओगे। खैर कुरेहा की ये बातें सुनकर विदेशी रेसलर अपने दांत किड़किड़ाने लगता है और वो अचानक से अपने पाम से कुरेहा पर अटैक कर देता है, मगर कोसो इस अटैक को डॉज करते हुए अपने भाई से कहता है, कोसो जब यहाँ पर पुलिस आएगी तो उन्हें बताना मैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए फाइट कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं विदेशी रेसलर फिर से अपने पंच से कुरेहा के मुंह पर अटैक कर देता है, मगर कुरेहा एक स्प्रिंटर की फुर्ती से इस अटैक को डॉज करते हुए तुरंत ही विदेशी के पीछे पहुंच जाता है। यहाँ रेसलर के पीछे से कुरेहा चुटकी बजाता है, जिसकी आवाज सुनकर विदेशी जैसे ही पीछे मुड़कर कुरेहा को देखता है, उसी वक्त कुरेहा एक हैवीवेट बॉक्सर की तरह एक अपरकट पंच से विदेशी की चिन पर स्ट्राइक कर देता है, जिस स्ट्राइक से विदेशी के सभी दांत टूट जाते हैं और वो हवा में ऊपर आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कुरेहा शिनोगी विदेशी को ग्रैब करते हुए अपने रेसलर जैसे फ्लेक्सिबिलिटी का यूज करते हुए उसे जर्मन सुप्लेक्स पटकी दे देता है, और जैसे ही उस विदेशी को ये पटकी पड़ती है वैसे ही उसका जमीन पर मुंह टकराता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। यहाँ पर कुरेहा शिनोगी के शरीर और उसकी मिक्स मार्शल आर्ट टेक्निक को देखकर कोसो शिनोगी समझ जाता है कि उसका भाई बाकी हानमा से फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुका है, क्योंकि बाकी हानमा भी अपने फाइट्स में किसी भी तरह की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को यूज कर सकता है। वैसे ही कुरेहा शिनोगी भी अलग अलग तरह की मार्शल आर्ट को यूज कर पा रहा है, इसीलिए बाकी हानमा से कुरेहा शिनोगी की ये फाइट काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं डोपो ओरोची को, जो कि अपने घर पर नहा धोकर तैयार हो रहे होते हैं, क्योंकि आज के दिन उनकी फाइट होने वाली है दी ओगर युजिरो हानमा से। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं युजिरो हानमा को, जो कि एक काफी ऊंची बिल्डिंग से दूर से बाकी हानमा को एक नदी के पास ट्रेनिंग करते हुए देख रहा होता है, क्योंकि बाकी हानमा की फाइट सेम डे कुरेहा शिनोगी से होने वाली है। हम देखते हैं ट्रेनिंग करते वक्त बाकी हानमा सेंस कर लेता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है, जो कि उसके खुद के फादर ही हैं। बाकी द ग्रैपलर कंटिन्यू इन पार्ट 10। अगले पार्ट में हम देखेंगे नंबर 1 डोपोरोची वर्सेस युजिरो हानमा, जो कि ये फाइट सबसे ज्यादा खतरनाक होने वाली है, जिसमें डोपोरोची की जान भी जा सकती है। नंबर 2 बाकी हानमा वर्सेस कुरेहा शिनोगी, जो कि ये फाइट भी काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि पिछली बार सिर्फ कोसो ने ही बाकी की काफी ज्यादा हालत खराब कर दी थी, मगर अब तो खुद कोसो शिनोगी का बड़ा भाई कुरेहा शिनोगी बाकी हानमा से फाइट करने वाला है, जो कि बाकी के लिए ये फाइट जीतना आसान नहीं होगा।